नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जीके ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और 23 जुलाई के डेली करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पंकज सर आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए आज की करंट अफेयर की क्लास मैं कवर करूंगा। नेक्स्ट डे से रेगुलर पंकज सर ही आपकी क्लास कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम पहले करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहला करंट अफेयर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट या फिर जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, 22 जुलाई को संसद का जो मानसून सत्र शुरू हुआ है, इसमें पहले दिन जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, इन्होंने 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पेश किया है। आपको याद रखना है, ठीक है। आपको पता है कि आज हमारा बजट पेश होना है, तो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे या फिर आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है, और इसमें देश की अर्थव्यवस्था की एक व्यापक समीक्षा की एक पूरी रिपोर्ट होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा हम कुछ डेटा के थ्रू भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.5 से 7%, ठीक है। हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर है 6.5 से 7% रहने का अनुमान है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम थ्योरी के माध्यम से भी इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 22 जुलाई को संसद का जो मानसून सत्र था, इसकी शुरुआत हुई, और मानसून सत्र के पहले ही दिन निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, याद रखना है। इसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 7% रहने का अनुमान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेटली आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल डेफिशिएट है ना, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये 2023 की तुलना में 1.6% की वृद्धि यहाँ पर हुई है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है ये कितना हो गया है, ठीक है। तो 2023-24 की यदि हम बात करें, तो भारत का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है ये 4.9% बढ़ करके 341.1 अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट 2023-24 में 4.9% बढ़ा है, परसेंट में बढ़ा है, और ये लगभग 341.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। और इसमें मुख्य रूप से आईटी है ना, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और कमर्शियल सर्विसेज का इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है। तो याद रखना है, भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आईटी और कमर्शियल सर्विसेज का रहा है, और ये कितना बढ़ा है, 4.9% से बढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी 9.5% की वृद्धि हुई है, ये बात आपको याद रखना है। और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, ये कितना हो गया है, तो 646.4 बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारे जो फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे या फिर आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाती है, और पिछले वित्तीय वर्ष की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में विभिन्न आर्थिक संकेतकों जैसे जीडीपी, महंगाई दर, बेरोजगारी दर, राजस्व संग्रहण, उत्पादन की स्थिति आदि का विवरण शामिल होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके जो डिफरेंट एग्जाम हैं वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं कोर्स ऑफ द डे या फिर ऑफर ऑफ द डे आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो आपके लिए ऑफर ऑफ द डे है वो सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बुक है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इनकी यदि आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं टॉपिक वाइज, तो मात्र 149 में, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप ये कोर्स ऑफ द डे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो ऑफर है ये 24 घंटे के लिए वैलिड होने वाला है। चलिए सीधे हम सेकंड करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो दूसरा करंट अफेयर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला 1 कार रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला रेसर हैं, ठीक है, जिनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री। इन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। यहाँ पर इमेज में आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा इनका ये पहला खिताब है, आपको याद रखना है, पहला F1 खिताब है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
इसके अलावा देखिए हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये हंगरी में हर साल आयोजित होने वाली एक मोटर रेस टूर्नामेंट है जो कि 1986 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और डिटेल हम थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। यह ऑस्कर पियास्त्री का पहला खिताब है, ये बात आपको याद रखना, चूंकि पहली बार इन्होंने जीता है तो इंपॉर्टेंट है। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 में सेकेंड प्लेस पर मैक्लेरेन नॉरेंस और थर्ड प्लेस पर मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन भी दिमाग में रख लीजिएगा। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो हंगरी में हर साल आयोजित होती है एक मोटर रेस टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोल्फ टूर्नामेंट द ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर साफेल ने द ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। देखिए इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध अमेरिका से है, आपको याद रखना है। ठीक है, अमेरिका से इनका संबंध है जेंडर साफेल का। इसके अलावा देखिए तो जो ये टूर्नामेंट है द ओपन चैंपियनशिप, ये दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है, ये बात भी आपको याद रखना है। ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं, इसका ये आखिरी टूर्नामेंट है ना। थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए द ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी जेंडर साफेल ने जीता है, तो ये इनका संबंध भी याद रखना कि अमेरिका से है और गोल्फ ये खेलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जो कि गोल्फ के 4 मेजर टूर्नामेंट का सबसे आखिरी टूर्नामेंट है, सबसे आखिरी में ये आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1860, जो कि सबसे पुराना है तो इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1860 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा इसका जो आयोजन है ये स्कॉटलैंड के प्रेस्टविक गोल्फ क्लब में किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो गोल्फ मेजर टूर्नामेंट है, जो 4 मैंने बताया कि सबसे अंत में ओपन चैंपियनशिप होती है, तो ये चारों यहाँ पर दिए हुए हैं, कब कब हुए और कौन इनके चैंपियन हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी PDF तो आपको मिल ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को मोटो GP इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शिखर धवन को मोटो GP इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आपको याद रखना है। देखिए जो मोटो GP है ये एक वैश्विक बाइक रेसिंग संस्था है, याद रखना है, और इसी संस्था ने शिखर धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ हम डिटेल भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद शिखर धवन जो है ये वैश्विक बाइक रेसिंग संस्था मोटो GP का प्रचार करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मोटो GP इंडिया 2024 का आयोजन मार्च 2025 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट BIC में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मोटो GP एक मोटरसाइकिल विश्व चैंपियनशिप है जिसमें फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिलिज्म द्वारा 1949 में स्थापित किया गया था। इसे ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिलिंग रेसिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल है, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका नाम है उपवन और हेरिटेज वन योजना। देखिए इसका उद्देश्य क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि जो भी योजनाएं होती हैं इसका उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसका उद्देश्य है राज्य सरकार शहरों से लेकर के जो भी गाँव है ना, कस्बे हैं, तो शहरों से लेकर गांव तक लोगों को पौधे उपलब्ध कराएगी और पौधे लगाने के लिए, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं इनको लगाने के लिए लोगों को जागरूक करेगी। ठीक है, ताकि आपको पता होगा कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, तो पेड़ लगा करके हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ कर सकें और ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ा बहुत राहत पा सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है आपको। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है, आपको याद रखना है। और राज्य सरकार क्या करेगी, गांव और शहरों में पौधे उपलब्ध कराएगी, प्लांट्स उपलब्ध कराएगी और लोगों को इसको रोपने के लिए, लगाने के लिए जागरूक करेगी। राज्य में हरियाली को बढ़ा करके राज्य के भूजल स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य है। बेहतर पर्यावरण और जलवायु प्रभाव को कम करना, जलवायु के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, ठीक है, इनको कम करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चर्चा में रहा ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अब देखिए ये चर्चा में क्यों रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लोगेकैंथस सुधांशु शेखारी नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई है ना, पादप की नई प्रजाति खोजी गई है, और इसी के चलते जो ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य है,
ठीक है, ये चर्चा में रहा है और ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना है ना। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर ही ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पादप प्रजाति की खोज यहाँ पर की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ अन्य डिटेल भी देखते हैं। देखिए, इस नई प्रजाति का नाम बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु शेखर दास के सम्मान में रखा गया है, आपको याद रखना है। और भारत में फ्लोगाकैंथस वंश की 13 प्रजातियां हैं और यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और पूर्वी हिमालय राज्य में फैली हुई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है और इस अभ्यारण्य में पोमा, पाम, पाचिन, न्योरोची, चिंग के ये सारी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस, है ना। लिएंडर पेस यूएसए में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ये हॉल ऑफ फेम है आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको समझना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित या फिर यूएसए में स्थित एक संगठन है, याद रखना है। और ये उन खिलाड़ियों को या फिर अन्य जो टेनिस से संबंधित व्यक्ति हैं उनको शामिल करता है हॉल ऑफ फेम में, जिन्होंने टेनिस के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो थोड़ा हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिएंडर पेस हैं। तो देखिए, भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और इनके साथ विजय अमृतराज को यूएसए में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके बाद लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत दुनिया का 28वां देश बन गया है जिसके टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो याद रखना है, 28th कंट्री बन गई है जिसके खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोनों भारतीयों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के बाद टेनिस खिलाड़ियों की कुल संख्या 28 देशों से 267 हो गए। तो अभी तक 28 कंट्री की कुल 267 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम के अंतर्गत शामिल किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज के साथ साथ ब्रिटिश खेल पत्रकार रिचर्ड इवांस को भी इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बाकी की डिटेल हैं, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है और उन खिलाड़ियों, प्रशासकों और अन्य लोगों का टेनिस में शामिल किया जाता है, टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है जिन्होंने टेनिस के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो मनोलो मार्केस को हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है इसने स्पेन के, है ना, इनका संबंध कहाँ से है, स्पेन के जो मनोलो मार्केज हैं इनको भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इगोर स्टिमक का इन्होंने स्थान लिया है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इमेज में इनको आप देख सकते हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने स्पेन के मनोलो मार्केस को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है और इगोर स्टिमक का इन्होंने स्थान लिया है, आपको याद रखना है, ठीक है। मनोलो मार्केस को 2024-25 सेशन के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किसे गांधी मंडेला 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिगोवेर्ता मेंचुतुम को गांधी मंडेला 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, 18 जुलाई 2024 को जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है, इसी अवसर पर इनको सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये पुरस्कार है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शांति, सामाजिक कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, नवाचार, इन सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे करके गांधी और मंडेला की विरासत को या फिर उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिगोवेर्ता मेंचुतुम है, ठीक है, ये मानव अधिकार के संबंध में कार्य करती हैं या फिर एक कार्यकर्ता हैं, आपको याद रखना। और इनको 1992 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए हम थ्योरी के माध्यम से भी डिस्कस कर लेते हैं। 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है।
गांधी मंडेला फाउंडेशन के संस्थापक और महासचिव एडवोकेट नंदन कुमार झा ने इनको यह पुरस्कार प्रदान किया, याद रखिएगा। रिगोबर्ता मेंचू को यह पुरस्कार ग्वाटेमाला गृह युद्ध के दौरान, उसके बाद और ग्वाटेमाला में मूल निवासियों के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए दिया गया है ना। मतलब जो ग्वाटेमाला का गृह युद्ध चल रहा था, इसके अलावा यहाँ के जो मूल निवासी थे, इनके अधिकारों के लिए काम करने, इनकी आवाज़ उठाने के संबंध में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है और इनको 1992 में, ठीक है, पीस का, शांति का नोबेल भी मिल चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना। इसके अलावा इस पुरस्कार की बात करें तो गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और उद्देश्य क्या है इस पुरस्कार का, तो जो भी व्यक्ति शांति, सामाजिक कल्याण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, है ना, नवाचार, इन सभी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और गांधी और जो मंडेला है इनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, इनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 22 जुलाई को पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है। पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉकी से इनका संबंध है, आप जानते ही होंगे। हमारी हॉकी टीम के गोल कीपर रहे हैं ये, ठीक है, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। पीआर श्रीजेश, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है, तो पेरिस ओलंपिक के बाद जो पीआर श्रीजेश हैं, ये इनका आखिरी टूर्नामेंट होगा और इसके बाद ये संन्यास ले लेंगे। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय हॉकी टीम का ये हिस्सा थे और जहां पर हॉकी टीम ने कांस्य पदक भी अपने नाम किया था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको पता ही होगी। तो याद रखना है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर और पूर्व हॉकी कप्तान भी रहे हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक के बाद यह इससे संन्यास ले लेंगे। और पीआर श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक 2022 में हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने कांस्य पदक अपने नाम किया था। ठीक है, केरल से इनका संबंध है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, विश्वनाथ आनंद को पहली बार दिया गया था। और 2022 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का कौन सा शहर 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है, तो नई दिल्ली कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो एग्रीकल्चर, कृषि से इनका संबंध था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, GEP इंडेक्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो उत्तराखंड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रामचरण तेजा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो वेस्ट बंगाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीनानाथ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब शुरू किया गया, तो 24 सितंबर को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो UPSC के अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा है, तो आइवरी कोस्ट है। अगला है, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, तो 2005 में प्रदान किया गया। तो ये लास्ट क्लास का हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिया। अब लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे इसके हम आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय नौसेना दिवस को हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये केरल में है। ठीक है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी हैं, तो ये टेबल टेनिस TT से संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे या फिर पूछे थे, तो उसके आंसर हैं। और आज की क्लास के क्वेश्चन है, इसके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चापरकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारा 23 जुलाई 2024 का करंट अफेयर था। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।